कल तक मुंबई शहर में जिस उत्तर भारतीय समाज के लोगों को तबेला वाला भैया कहकर हमारी उपेक्षा किया जाता था, आज उसी उत्तर भारतीय समाज के सैकड़ों लोग ताज में चाय के साथ खाना भी खा रहे हैं। मुंबई में आने वाला हर व्यक्ति पहले होटल ताज ही देखना चाहता है। उपरोक्त बातें मुंबई के वरिष्ठ पत्रकार बृजमोहन पांडे ने ताज होटल में ब्राह्मण एकता मंच चैरिटेबल ट्रस्ट एवं परमार्थ ट्रस्ट मुंबई के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित भव्य स्वागत समारोह को मंच से माइक पर अपने समाज के सैकड़ों अधिवक्ता, डॉक्टर, सीए, अध्यापक, विभिन्न दलों के नेता, पत्रकार और साहित्यकार, आचार्यों को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने यह भी कहा कि जिस समाज के लोग हमारे बारे में अनाप शनाप बोला करते थे, आज उसी समाज के मुखिया, मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री, आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले हमारे बीच में बैठे हैं। इसका सारा श्रेय कृष्ण मिलन शुक्ला को जाता है। इनको पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इससे हमारे समाज में आरपीआई के लिए एक बढ़िया संदेश गया है। मैं चाहूंगा कि आगामी 2021 उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा में पार्टी इनकी शक्ति का पूरा प्रयोग करे। कृष्ण मिलन शुक्ला ने कहा कि हमको शिक्षा में आरक्षण चाहिए। शिक्षा के लिए सरकारी सुविधा उपलब्ध होने से हमारे समाज के बच्चे ऊंचे पद पर जाकर खुद अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का काम करेंगे। स्वागत समारोह के आरंभ में रामदास आठवले और कृष्ण मिलन शुक्ला ने परशुराम की तस्वीर के समक्ष दीप जलाकर उनकी पुण्य स्मृति का अभिवादन किया। कार्यक्रम के आयोजक समिति की तरफ से शंभुनाथ मिश्रा ने रामदास आठवले को शाल, गुलदस्ता और स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें समाज श्री की उपाधि से सम्मानित किया। इसके उपरांत रामदास आठवले ने कृष्ण मिलन शुक्ला को शाल, गुलदस्ता और स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें ब्राह्मण भूषण पुरस्कार से नवाजा। इस अवसर पर आरपीआई महाराष्ट्र उपाध्यक्ष विलास तायडे, प्रवीण मोरे, संजय भिड़े, एकता मंच के अध्यक्ष शंभुनाथ मिश्रा, परमार्थ ट्रस्टी के बद्री प्रसाद पांडे ने अतिथियों का शाल और गुलदस्ता देकर उनका सम्मान किया। पत्रकार आदित्य दुबे, शैलेश तिवारी के अलावा लूलारख मिश्रा, प्रमोद पांडे, देवेंद्र तिवारी, दिनेश मिश्रा, भरत शुक्ला, कृपाशंकर पांडे, अजय मिश्रा, संदीप शुक्ला आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का सूत्र संचालन देश के विख्यात हास्य कवि पत्रकार सुरेश मिश्रा और दुर्गेश पांडे ने किया। बृजमोहन पांडे ने कृष्ण मिलन शुक्ला को आरपीआई का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने पर गुलदस्ता देकर उनका अभिनंदन और हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। स्वागत समारोह के समापन पर कृष्ण मिलन शुक्ला ने अपने राष्ट्रीय नेता रामदास आठवले और समाज के सभी सम्मानित लोगों के अलावा खासकर मीडिया के लोगों का दिल से आभार व्यक्त किया। क्योंकि ताजमहल होटल में मिला है मुझे मुंबई का ब्राह्मणों ने तो देश को जगा दिया है। ब्राह्मणों ने तो देश को जगा दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने चाइना को और पाकिस्तान को भगा दिया। बाबा शुक्ला को मैंने आरपीआई के काम में लगा दिया है। बाबा शुक्ला को मैंने आरपीआई के काम में लगा दिया है, इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों को जगा दिया है। बहुत सारे लोगों को हो रही है जलन, बहुत सारे लोगों को हो रही है जलन, क्योंकि आरपीआई में शामिल हुए हैं शुक्ला कृष्ण मिलन। तो मैं तो आपके बीच हूँ और हमारे बाबा शुक्ला जी रिपब्लिकन पार्टी में आए। उन्होंने मेरे पास आए, बोले मुझे आरपीआई में आना है। मगर आप तो ब्राह्मण है, आप नहीं समझता आ सकते हैं। बोले मैं आपके साथ आने वाला हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में मुझे बहुत बड़ा गर्व है। देश के संविधान के बारे में मुझे बहुत बड़ा आदर है और जाति पाति मैं नहीं मानता हूँ। मैं ब्राह्मण जरूर हूँ, लेकिन मैं भारत का ब्राह्मण हूँ और भारत के तमाम लोगों को एक साथ लाने का काम हमें करना है। और इसीलिए मतलब वो हमारे आरपीआई में आए हैं और आज ताजमहल होटल में यारीबेन समुद्र इधर को बाजू में है और उसको साफ से रखते हुए सभी ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं, अलग अलग क्षेत्र के जो लोग हैं, वो सभी हमारे एक्टिविस्ट और अधिकारी और उद्योगपति, बिल्डर, अलग अलग क्षेत्र के सभी ब्राह्मण लोग इधर आए हैं। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मुझे आज का दिन जरूर रहेगा याद। ब्राह्मण समाज जो है आज की तारीख में सब समाज को पिछड़ा मान लिया गया, सिर्फ ब्राह्मण समाज को अग्रणी मान लिया गया। ये बड़ी विषम समझता है।
जो वर्ग देश पे राज किया उसको रिजर्वेशन मिल सकता है, आरक्षण मिल सकता है, हर वर्ग को रिजर्वेशन मिल सकता है। ब्राह्मण ने क्या इस देश का ऐसा किया कि उसको संपन्न मान लिया गया, जबकि वेद उसको बोलता है, पुराण उसको बोलता है, ब्राह्मण खुद अपने आप को विप्र बोलता है, और उसको आज की तारीख में आरक्षण से वंचित किया गया, उसके शिक्षा से उसको वंचित किया गया है। ब्राह्मणों को उचित स्थान मिलना चाहिए और ब्राह्मणों की ताकत का दुरुपयोग अब बंद होना चाहिए। अगर ब्राह्मणों से आपको कुछ सहयोग चाहिए तो उसके बदले आपको अब ब्राह्मणों को कुछ ना कुछ देना होगा, आरक्षण में देना होगा। आरक्षण में हम सिर्फ शिक्षा में आरक्षण मांग रहे हैं और हमको शिक्षा में आरक्षण मिलना चाहिए। केंद्रीय मंत्री रामदास अठौले जी यहाँ पर मौजूद थे, आप लोगों ने अपनी कई मांगें उनके सामने रखी है, क्या क्या विषय पर चर्चा हुआ, क्या कहेंगे? जी, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले जी एक ये पहले सांसद थे जिन्होंने संसद में खुलेआम कहा था कि स्वर्णों में भी कई लोग गरीब हैं, जिसमें ब्राह्मण विशेष रूप से गरीब है और उसको आरक्षण मिलना चाहिए। और उनके उस भाषण से प्रेरित होकर मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ज्वाइन किया था और उन्होंने मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पे इसलिए नियुक्त किया है। तो मैंने पहले ही कहा था कि अगर मैं आपके साथ आऊँगा तो मेरे समाज की पीड़ा आपको सुननी होगी, मेरे समाज की वेदना आपको सुननी होगी। अगर आप राज्य मंत्री हैं तो हमारे लिए आपको आरक्षण की मांग करना होगा। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ब्राह्मणों के लिए हर स्तर पे अब रिजर्वेशन की मांग करेगी। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आपकी पार्टी अब उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ने जा रही है, जहाँ पर आप लोग उम्मीदवार खड़ा करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हमने दौरा किया था, वहाँ पर आपके कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ है, वहाँ पे हमने न्यूज़ किया था। क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश में आरपीआई पार्टी कितनी मजबूत होगी या कितनी बड़ी संख्या में लोग जुड़ेंगे? फ़िलहाल तो मैं खुद उत्तर प्रदेश से 10,000 रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सदस्य बना के आया और मुझे अनुमान नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में अंबेडकर के नाम पे कई लोग मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन अंबेडकर की पार्टी से पहली बार जो आरपीआई थी उसका भी कोई ना कोई मुख्यमंत्री अब आने वाले उत्तर प्रदेश में होगा, क्योंकि अब ब्राह्मण उसके साथ होगा, क्योंकि ब्राह्मण जिसके साथ होगा उसी की सत्ता बनेगी। क्या उत्तर प्रदेश में कुल कितने विधानसभा पे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और रामदास अठौले जी का कब वहाँ पे विजिट होगा या इस तरह का स्टेज प्रोग्राम कब देखा जाएगा उत्तर प्रदेश में? 27 तारीख को हम पत्रकार सम्मेलन ले रहे हैं, 27 अक्टूबर को ताज महल वहाँ ताज होटल के अंदर ले रहे हैं तकरीबन 4 बजे, और उसमें हम आधिकारिक रूप से अपने चुनाव रणनीति की घोषणा करेंगे। हमारा अनुमान है कि हम बीजेपी के साथ गठबंधन में आ रहे हैं और हम 10 सीट ले रहे हैं, और राजनीतिक में कभी कुछ भी हो सकता है। हम एनडीए के घटक तो हैं और हम उत्तर प्रदेश में भी एनडीए के साथ रहेंगे, और आने वाले समय में ब्राह्मणों की मांग को लेकर हम ब्राह्मणों को लुभाते नहीं हैं। हमने ब्राह्मणों को लुभाने की साजिश नहीं रची है। जो लोग ब्राह्मणों को आज 15% और 20% बता के उनके साथ ले रहे हैं, सम्मेलन ले रहे हैं, वो हिम्मत क्यों नहीं कर रहे हैं कि ब्राह्मणों को आरक्षण मिलना चाहिए? कई सारे पार्टी के नेता ब्राह्मण सम्मेलन तो कर रहे हैं, लेकिन खुलेआम ये हिम्मत क्यों नहीं कर रहे हैं? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उत्तर प्रदेश बिहार में ब्राह्मण सम्मेलन लेते हैं, ब्राह्मण से साथ आने की मांग करते हैं, लेकिन ब्राह्मण के लिए आरक्षण मांगने में उनको शर्म क्यों आती है? ऐसे नेताओं को मैं कहूंगा कि अब समय आ गया है, खुलकर बोलिए, वरना ब्राह्मणों के साथ मत आइए। आपको साथ अब ब्राह्मण समाज नहीं देगा। मतलब उत्तर प्रदेश के चुनाव में साफ हो गया है कि अब आरपीआई पार्टी बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ेगी। वहाँ पे आपको 8 से 10 टिकट मिलेंगे और आपके उम्मीदवार खड़े होंगे। लेकिन एक तरफ मायावती जिस तरह SC ST वोट को लेकर जिस तरह उन्होंने बिगुल बजाया था कि वापस उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बन रही है, तो क्या बीजेपी की तरफ से भी आप लोग इस तरह की रणनीति कर? देखिए, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये दलितों की पार्टी कहा जाता है। दलित का कहाँ से वर्णन किस तरह से बदली कर दिया गया, क्योंकि दलित का मतलब तो होता है गरीब, शोषित और संवैधानिक अधिकारों से वंचित। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो आज मायावती का बहुत दिन से चल रहा था, जिन्होंने एक बार बहुत पहले कहा था या उनके लोगों ने कहा था, मुझे ठीक से नहीं मालूम है, तिलक तराजू और तलवार वगैरह वगैरह, अब आज वो ब्राह्मण सम्मेलन भी कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण सम्मेलन में आरक्षण की बात सिर्फ रामदास आठवले कर रहे हैं। और हमने इसलिए मेरा पूर्ण विश्वास है कि गठबंधन सरकार बीजेपी के साथ आरपीआई की इस बार उत्तर प्रदेश में फिर से आएगी। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि बार बार ब्राह्मणों को टारगेट किया जाता है। ब्राह्मणों की अगर बात करें तो आज आप लोग अगर बात कर रहे हैं ब्राह्मणों के बारे में, तो ब्राह्मणों को बार बार टारगेट किया जाता है, उन्हें मारा जाता है, उन्हें सताया जाता है। इस पर क्या आपकी विचार? देखिए, मुझे एक ये तो समझ में आता है कि संविधान सबके साथ होता है। जो अकेला है वो अकेला नहीं है, उसके साथ संविधान है। कहीं ना कहीं इस परिस्थिति के लिए इस सच्ची कड़वी सच्चाई को मानना पड़ेगा कि हमारा ब्राह्मण समाज स्वयं दोषी है।
दूसरे समाज के लोगों को पीड़ित होने पे या उनके पीड़ित होने के बाद वो समाज इकट्ठा होता है। हमारा ब्राह्मण समाज इकट्ठा नहीं होता है। वो फला गांव का है इसलिए बोल के छोड़ दिया जाता है, वो फला गुट का है इसलिए छोड़ के दिया जाता है। लेकिन अब समय आ गया है कि हिंदुस्तान के ब्राह्मणों को ये बोलना पड़ेगा कि हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश के राष्ट्रभक्त हैं और हम ब्राह्मण हैं, और हमारे साथ भी अत्याचार होगा तो संवैधानिक रूप से हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे और अत्याचारी को अब उसको समय पे हम दंड दिलाएंगे। मतलब आज ताजमहल होटल से आप लोगों ने बिगुल बजा दिया है कि अब ब्राह्मणों को साथ लेकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है, ब्राह्मणों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना है। देखिए, आज के सम्मेलन की दो विशेषता थी। पहली बात तो जिस पार्टी का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हूं, उसको भी गरीबों की पार्टी माना जाता है, और ब्राह्मण को तो तबेले वाला माना जाता है, भैया माना जाता है, पंडित माना जाता है, दक्षिणा वाला माना जाता है। तो हमने ये साबित किया है कि देश के सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित ताजमहल में, और ये बॉलरूम की अपनी विशेषता है, इस बॉलरूम के अंदर हर गणमान्य व्यक्ति, हर मुंबई में, हर देश में अपने आप को प्रतिष्ठित मानने वाला व्यक्ति एक सम्मान समारोह करता है, उसकी शादी यहाँ होती है। हमने यहाँ आकर ये साबित किया है, न रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लोग गरीब हैं और न ब्राह्मण गरीब हैं, और हम अपना अधिकार अब लेके रहेंगे। आरक्षण की मांग कर रहे हैं आप लोग, क्या आरक्षण मिल जाएगा ऐसा लगता है आपको? देखिए, अगर इस देश में हजारों साल से राज करने वाले एक समाज के लोगों को आरक्षण की मांग करने का समर्थन मिल सकता है, वोट की लालच है, तो ब्राह्मण भी अगर सतत मांगेगा तो मुझे लगता नहीं, पूर्ण विश्वास है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने तो लड़ाई अकेले ही लड़ा था। एक समय था कि बाबा साहब अम्बेडकर को हमारे ही लोगों ने हरा दिया था, और आज ये अलग बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर जो है भारत रत्न हैं, और हर जगह अगर कुछ प्रोग्राम है तो पहले संविधान की बात होती है। तो ब्राह्मणों को आरक्षण मिलने का अनुमान नहीं है। ब्राह्मणों के आरक्षण के इस प्रयास को पूर्ण सफलता मिलेगी, थोड़ा समय जरूर लगेगा, और मुझे नहीं लगता कि समय भी ज़्यादा लगेगा। क्या कहेंगे, एक मंच में कब आप आरपीआई पार्टी दिखेगी उत्तर प्रदेश में? योगी, मोदी जी, रामदास अठौले जी और आप देखिए 27 तारीख को, और आगे देखिए होता है क्या। बहुत उत्तर प्रदेश में बहुत लोगों की रणनीति और समीकरण बहुत ज़्यादा घुल मिलने वाला नहीं है, ये घटने वाला है। उत्तर प्रदेश में 27 तारीख को हमारा सम्मेलन है, और उसमें बहुत कुछ जो है, कुछ लोगों के पेट में दर्द होने वाली जड़ी बूटी हम देने वाले हैं। आज ब्राह्मणों का सम्मेलन था, ये पंच तारांकित होटल ताज में एक ऐतिहासिक सम्मेलन हम कहेंगे। और सबसे बड़ी जो बात थी कि अभी तक जो वर्ग विभेद के कारण ब्राह्मण, और जो वर्ग ब्राह्मणों का विरोध करता था मनुवाद के नाम पर, जिस समाज का नेतृत्व करने वाले रामदास अठौले जी आज इस मंच पर आए, और हमारे समाज का एक कोहिनूर कृष्ण मिलन शुक्ला जी जो आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका सम्मान किया। मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बीच में जो होनी चाहिए, हमारा जन्मभूमि उत्तर प्रदेश है और कर्मभूमि मुंबई है। हम अपने जन्मभूमि से कर्मभूमि आए हैं, और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि महाराष्ट्र के विकास में, महाराष्ट्र की उन्नति में, और मुंबई में और समाज की एकता में हम लोग साथ दें। रामदास अठौले जी हमारे मंच पर आए, हम लोगों का सम्मान किया, हम लोगों ने उनका सम्मान किया, जिससे दो बातें हुई। एक तो महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश में जो एकता बनी, और दूसरी बात है कि जो समाज ब्राह्मणों का विरोध करता था वो समाज आकर के हमारे मंच पर आया, उनका सम्मान किया। इस तरह से महाराष्ट्र, उत्तर भारत और सब ब्राह्मण ये सब एक मंच पर आए, सबका सम्मान। और ख़ासतौर से कृष्ण कुमार शुक्ला जी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि वो व्यापारी हैं, बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बिल्डर हैं। अब उन्होंने राजनीति में कदम उठाया, आगे बढ़ाया है। जिस तरह से उन्होंने व्यापार में उन्नति की है और ऊंचाई प्राप्त की है, मैं उम्मीद करता हूँ और उनको शुभकामना देता हूँ कि भविष्य में राजनीति में भी वो एक ऊंचाई प्राप्त करेंगे, उनको ताकत मिलेगी, उनकी ताकत का फ़ायदा समाज को होगा और समाज को फ़ायदा होगा तो मुंबई को हम लोग मजबूत करेंगे, मुंबई मजबूत होंगे तो हम लोग मजबूत होंगे। धन्यवाद। कपिल देव खरवार की रिपोर्ट।